स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र की संरचना। तो पिछले वीडियो में हमने केंद्र का नामांकित चित्र बनाया था। तो उसमें हमने देखा था कि केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग होता है, जिसके अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती है। दोनों झिल्लियों के बीच में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको हमने केंद्रक द्रव्य कहा था। इसके अंदर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हमने क्रोमेटिन पदार्थ कहा था। और क्रोमेटिन पदार्थ के बीच में एक गहरी संरचना दिखाई देती है जिसको हमने केंद्रिका कहा था। तो हमने ये जो इसका नामांक चित्र है वो इससे पिछले वाली वीडियो में बनाकर देखा था। आज हम इसका से वर्णन देखते हैं। तो केंद्र की जो संरचना है, उस संरचना अगर हमें देखनी है तो इसके इंटरफेज को हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था वो इंटरफेज है। तो हम अंतरावस्था इंटरफेज में केंद्रक की संरचना के विभिन्न भागों को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि फिर तो धीरे धीरे इसके कुछ भाग जैसे केंद्रक झिल्ली है वो ख़त्म होने लग जाएगी। तो इंटरफेज में अगर हमें देखना है तो केंद्रक की संरचना के सभी भाग हमको आसानी से दिख जाएंगे। और इसके हमें चार मुख्य भाग दिखाई देते हैं। और वो कौन कौन से देते हैं? देखो, पहला है जिसको हम केंद्रक आवरण कहते हैं। इस केंद्रक आवरण को पहले केंद्रक झिल्ली भी बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम केंद्रक आवरण रखा गया है। केंद्रक आवरण जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं इसलिए इसको केंद्र के आवरण या न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। दूसरे, इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। दोनों, अब ये जो आवरण होगा ये दो झिल्लियों से बना हुआ रहेगा, इन दोनों झिल्लियों के बीच में गैप भी रहेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर जो ये द्रव्य भरा हुआ है विभिन्न प्रकार के, इसके अंदर एंजाइम्स है, प्रोटीन है, वसाएं हैं, खनिज लवण है। तो इसे हम कह रहे हैं केंद्रक द्रव्य। तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप भी कहेंगे, या इसको हम कैरियोलिम्फ भी कहेंगे, कैरियोलिम्फ। तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर शेप या कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो का मतलब केंद्रक, प्लाज्म का मतलब द्रव्य, न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक, शेप का मतलब रस या द्रव्य, कैरियो का मतलब केंद्रक, लिम्फ का मतलब जो तरल पोर्शन है इसका तरल भाग है। तो ये सारे केंद्रक द्रव्य हो गया। तीसरे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट संरचना पाई जाती है वो है केंद्रिका। देखो, ये एक बिना झिल्ली वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। अब एक केंद्रक में मुख्यतः एक केंद्रिका ही पाई जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक केंद्रक में एक से ज़्यादा केंद्रिका भी मिल सकती है। तो ये राइबोसोम की फैक्ट्री होते हैं। ये राइबोसोम की जो छोटी और बड़ी इकाइयाँ हैं उसका निर्माण करेगी। तो ये किस तरह से करेंगे, हम इसका कंप्लीट संरचना इसको अलग से देखेंगे। और चौथा, इसका जो महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिन पदार्थ। तो इसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कहेंगे या क्रोमेटिन जाल कह देंगे, क्रोमेटिन जाल। तो इसको हम अंग्रेजी में क्रोमेटिन मटेरियल, या हम इसको कह देंगे क्रोमेटिन नेट या फाइबर। तो ये बिल्कुल इस तरह से जो ये धागे जैसी संरचना में पड़ा हुआ है इसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कह रहे हैं। बस ये चार है वो मुख्य हमारी केंद्र की संरचना के मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें से ले लेते हैं फर्स्ट जो केंद्र का आवरण है। देखो, फर्स्ट हम ले लेते हैं केंद्रक आवरण। अब केंद्रक आवरण की बात करें, जो ये केंद्र के आवरण है, तो इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है इस तरह से। ये केंद्र का आवरण है। तो एक तो बाह्य झिल्ली होती है, एक इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है। ये तो बाह्य झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, दोनों झिल्लियों के बीच में गैप लगा हुआ है। कुछ रिक्त स्थान होता है, गुहासी होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। और बहुत ही विशिष्ट प्रकार के दो ये जो छेद होते हैं ये केंद्रक
केंद्रक छिद्र होते हैं और ये एक स्पेशल संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिनको हम केंद्रक छिद्र सम्मिश्र कहेंगे। तो ये तमाम प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, इस कारण से इसको हम केंद्रक आवरण कह देते हैं। तो इसके बारे में देखिए हम पढ़ेंगे केंद्रक आवरण। अब इसमें क्या क्या होगा देखो केंद्रक आवरण के अंदर। तो अब ये काम क्या करता है देखो, ये कोशिका के अंदर है। अब कोशिका के अंदर भरा हुआ कोशिका द्रव्य, तो ये और इसके अंदर भरा हुआ केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य से पृथक रखना है, तो इसको अलग रखने का काम किसका है? इस केंद्रक आवरण का है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक आवरण केंद्रकीय पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है, कोशिका द्रव्य से अलग करता है। इसका जो अध्ययन है इस आवरण का, वो एक साइंटिस्ट हुआ था हर्टविंग, उस हर्टविंग ने किया था। और प्रारंभ में देखो इसका नाम, ये जो आवरण है इसका प्रारंभ में इसका नाम केंद्रक झिल्ली कहते थे। केंद्रक झिल्ली, जिसको हम न्यूक्लियोनिमा भी कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोनिमा भी इसको कहते थे। तो इस प्रारंभ में इसका नाम केंद्रक झिल्ली रखा गया। लेकिन जो फिर सूक्ष्मदर्शी से जब इसको देखा गया, सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह जटिल दोहरी झिल्ली है जिसमें जगह जगह बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब सूक्ष्मदर्शी इसको देखा गया तब पता चला गया कि बहुत ही जटिल दोहरी झिल्ली होती है और इसमें जगह जगह बड़े बड़े छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए एक साइंटिस्ट थे एंडरसन। कौन वे? एंडरसन ने क्या किया? एंडरसन ने इसका नाम केंद्र आवरण कर दिया, अर्थात इसको क्या कह दिया? न्यूक्लियर एनवलप कर दिया, एनवेलप। इसको न्यूक्लियर एनवलप या केंद्रीय आवरण इसका नाम रख दिया। अब ये जो है ना केंद्र का आवरण, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये केंद्र का आवरण हमें कब दिखाई देता है? केंद्र का आवरण या तो हमें दिखाई देगा इंटरफेज में, और इंटरफेज के बाद में जो फर्स्ट अवस्था आती है प्रोफेज, उस प्रोफेज में ही दिखाई देता है। ये तो इंटरफेज और प्रोफेज में दिखाई देता है। इंटरफेज व प्रोफेज में दिखाई देता है, बाद में विलुप्त हो जाता है। तुमने लिखा है कि देखो प्रारंभ में इसको केंद्रक झिल्ली कहते थे, लेकिन बाद में सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये जटिल दोहरी झिल्ली है, इसमें जगह जगह बड़े बड़े छेद होते हैं जगह जगह। इसलिए एंडरसन ने इनको क्या कह दिया? इसको केंद्र का आवरण कह दिया कि ये तो केंद्र का आवरण कह दो इसको। तो केंद्र का आवरण है वो इंटरफेज में अंतरावस्था। इंटरफेज का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंतरावस्था। और प्रोफेज का मतलब होता है पूर्वावस्था। तो इसमें हमें ये केंद्र का आवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बाद में ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अब ये जो न्यूक्लियर देखो, ये जो केंद्र का आवरण है, इस केंद्र का आवरण के कितने भाग होते हैं? तो केंद्र का आवरण के भाग देखो, तो इस केंद्र का आवरण के अगर हम भाग लें तो कितने भाग हो गए इसके? इसका भाग देखो, ये पहले तो हम इसके लेते जो इसकी झिल्लियाँ हैं, जिसको हम कह रहे हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है इसकी। और दूसरा इसका भाग हो जाता है जो इसके बीच में है, इसके बीच में जो ये जगह है जिसको हम कह रहे हैं केंद्रकीय अवकाश, जिसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो जगह। और ये झिल्लियाँ होगी
इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और तीसरा इसका भाग हो जाएगा जो ये देखो आप, ये जो इसके अंदर केंद्र ये छिद्र पाए जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र, ये छिद्र किस रूप में रहेंगे, ये रहेंगे केंद्र के रंध्र सम्मिश्र के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में रहेंगे। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और चौथा इसका पार्ट जो बच गया वो देखो, इसके अंदर जो ये इसके आंतरिक झिल्ली या आंतरिक केंद्र झिल्ली, उसमें रेशेदार इस तरह से एक संयोजक होगा, एक प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होगी जिसको हम कहेंगे फाइब्रस लेमिला। उसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस लेमिला। तो ये केंद्र का आवरण के 4 पार्ट हो गए, केंद्र का आवरण खुद गई। तो इसमें पहला हम ले लेंगे, देखो केंद्रक झिल्लियाँ। केंद्र का आवरण का जो पहला पार्ट है केंद्रक झिल्लियाँ। तो केंद्रक झिल्लियाँ दो होती है ना, ये दोहरी झिल्लियाँ है, दोहरी झिल्लियाँ है। इन्हें तो कैरियोथिका भी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, कैरियोथिका, इनको कैरियोथिका भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कैरियोथिका का मतलब है केंद्रक झिल्लियाँ। तो इसमें एक तो सबसे बाहर की तरफ है बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, और दो बाहरी झिल्ली को हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, या इसको हम एक्टोकैरियोथिका भी बोलते हैं, एक्टोकैरियोथिका भी कहते हैं। बाहरी जो झिल्ली होगी उसको एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहेंगे अंग्रेजी में, और इसको एक्टोकैरियोथिका भी कहेंगे। एक्टो का मतलब हो गया बाहर, एक्टो का मतलब, कैरियोथिका का मतलब हो गया केंद्रक झिल्ली। और जो आंतरिक होगी, आंतरिक, उसको हम कहेंगे इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन, ये इसको हम कह देंगे एंडोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका भी कहते हैं। अब ये दो तरह की होगी, एंडोकैरियोथिका बोल दो चाहे एक्टोकैरियोथिका बोल दो, एक्सटर्नल या इंटरनल बोल दो, या बाहरी आंतरिक झिल्लियाँ बोल दो। इन दोनों झिल्लियों के बीच में, दोनों झिल्लियों के बीच अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश को हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो अवकाश पाया जा रहा है इस अवकाश को हम कह रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये देखो, इसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा, जो पेरीन्यूक्लियर अवकाश है इसमें क्या भरा रहेगा, एक द्रव भरा रहेगा, द्रव। दोनों झिल्लियों में, दोनों झिल्लियों के बीच में केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। और ये किसके रूप में होते हैं, ये होते हैं एनपीसी के रूप में, यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में ये पाए जाते हैं। एक तो ये बात होगी। अब ये जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है केंद्र के, अपन जो बाहरी झिल्ली देखते हैं वो देखो अंतःप्रदेवी जालिका से जुड़ी हुई होती है। तो बाह्य झिल्ली जो होती है, केंद्र की बाह्य झिल्ली, उसका जो निर्माण है, ये हम कह देंगे बाहरी झिल्ली पर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इस जो केंद्रक झिल्ली है, ये इस केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो लास्ट की कोशिका विभाजन की लास्ट की अवस्था होगी, जिसको अपन टेलोफेज कहें, उस टेलोफेज की ईआर द्वारा होता है। देखो, ईआर द्वारा होगा, इसके जो बाह्य झिल्ली का निर्माण है वो ईआर द्वारा कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये दूसरा, ये तो हो गया इसके बारे में, न्यूक्लियर केंद्र की झिल्लियों के बारे में। दूसरा ले लेते हैं अपन पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाता है, दोनों
झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाला क्या है, ये अवकाश है, खाली जगह। तो इसमें देखो एक द्रव्य भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, एक द्रव्य भरा है, इसके अंदर द्रव्य भरा होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, वसाएं पाई जाती है। तो ये इसके अंदर और कुछ एंटीबॉडीज़ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब सारी बात चीज़ें इसके अंदर भरी हुई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन नंबर इन केंद्रक आवरण का तीसरा भाग, जिसको हम कह रहे हैं केंद्रक रंध्र सम्मिश्र। केंद्रक रंध्र सम्मिश्र जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देखो ये कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एनपीसी। क्या कहते हैं, एनपीसी। ये पाया जाता है, रंध्र इसके रूप में पाया जाता है। मतलब केंद्रक छिद्र, केंद्रक जो छिद्र होते हैं, केंद्रक छिद्र एनपीसी के रूप में पाए जाते हैं, एनपीसी के रूप में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये एनपीसी है वो पादपों में एब्सेंट होते हैं, पादपों में एब्सेंट, पादपों में ये रंध्र सम्मिश्र नहीं मिलेंगे इसके केंद्रक में। तो ये एनपीसी के रूप में पाए जाते हैं, जिससे जंतु कोशिका है उसमें रंध्र। तो ये जो छिद्र होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये छिद्र गोलाकार अथवा अष्टभुजाकार दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं वो अपन देखेंगे, अष्टभुजाकार होते हैं। ये जो एनपीसी है, ये एनपीसी किसका बना हुआ है, एक तो इसके अंदर होगा एक बेलनाकार, एक गोलाकार एक छिद्र होगा जिसको हम केंद्र छिद्र करेंगे, और इसको चारों ओर से एक गोल घेरा बना हुआ रहेगा जिसको अपन वलयका कहेंगे, वलयका, जिसको हम एनुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुलस। और ये हो गया न्यूक्लियर पोर। तो एनपीसी इस तरह से बनेगा, जैसे ये एक वलयका है, एक मिनट देख लो, इसमें चारों ओर 8 इस तरह के प्रोटीन के, 4 5 6 7 और 8, और इसी तरह से नीचे भी इस तरह से 8 इस तरह के प्रोटीन के, 4 5 6 7 और 8, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये तो हो गया एक वलयका, ये वलय बन रही है, एक रिंग बन रही है, तो ये तो हो गई वलयका। तो इस तरह से अपन देखें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुजाकार दिखती है अपन को। कैसे दिखती है, अष्टभुजाकार। तो एक तो ये रिंग है, तो ये जो दोनों झिल्लियाँ होती है, ये एक झिल्ली ये है, एक दोनों झिल्लियाँ, इन दोनों झिल्लियों के बीच में इस तरह से ये पाए जाते हैं, एक ऊपरी झिल्ली की तरफ, एक बाह्य झिल्ली की तरफ और एक आंतरिक झिल्ली की तरफ। अब इनके बीच में, इनके जो बीचों बीच है उसमें एक बेलनाकार छिद्र पाया जाता है। ये बेलनाकार छिद्र है जो इस तरह से इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपस में इस तरह से कार्टव्हील, यानी जो बैलगाड़ी है उसके पहिए की जैसी संरचना बनी हुई रहती है। इसकी भी जो केंद्रक छिद्र होता है ना, उसकी भी संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसे लगती है। अर्थात किस तरह की, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है, जैसे तारकाई की होती है उस तरह से इसे दिखाई दे रही है। तो बीच में एक बेलनाकार छिद्र, पूरा का पूरा छिद्र हो गया, और ये तो ये ऊपर की तरफ हो गया ये रिंग, तो ये नीचे की तरफ हो गई, रिंग के बीचों बीच ये बेलनाकार एक छिद्र हो गया। तो इसको तो हम कह देंगे केंद्रक छिद्र, इसको तो हम क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। और जो ये रिंग बनी हुई है इसको हम कहेंगे वलयका। और इस वलयका में 8 प्रोटीन के कण होते हैं, और इस तरह से ये एक रंध्र सम्मिश्र के रूप में हमारा जो केंद्रक छिद्र है वो पाया जाता है। तो ये क्या करती है, ये जो केंद्रक छिद्र है ये बड़े अणुओं को आने जाने की अनुमति देता है। तो कहते हैं कि देखो दोनों झिल्लियों में जो एनपीसी है वो हमारा केंद्रक छिद्र और वलयका से बने होते हैं। अब जो ये केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रक छिद्र जो होता है ये एक बेलनाकार, या जिसको हम कहेंगे नलिकाकार होता है, नलिकार रचना है। और जो ये वलयका है, वलयिका,
ये वलय रिंग है, रिंग के समान है। ये जो दोनों वलिका हैं, तो ऊपरी और बाह्य व आंतरिक झिल्ली की ओर दो वलयिका होती है। प्रत्येक वलयिका में प्रोटीन से बने आठ जो कण होते हैं वो कण पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा आप। इसमें 8 कण होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक ये रिंग बना रहे हैं, तो 8 प्रोटीन के कण होते हैं, और ये दोनों मिलकर हमारे रंध्र समीसर का निर्माण कर रहे हैं। अब ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन देखो, जो जिसमें प्रोटीन वलयिका का निर्माण करती है, उस प्रोटीन को हम न्यूक्लियोपोरीन भी कहते हैं। उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोरीन भी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर के अंदर पोर बनाती है, छिद्र का निर्माण करती है। तो लगभग इस तरह की 34 प्रकार की प्रोटीनों का पता चला है। 34 प्रकार की प्रोटीन का पता चल गया है कि जो इसमें वलयिका के या न्यूक्लियर पोर का निर्माण करती है। तो अभी इसका काम क्या है? देखो, ये जो छोटे आयन होते हैं ना, वो तो आराम से केंद्रक झिल्ली से गमन कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं, जैसे जो बड़े, जिनको अपन वृहद अणु बोलते हैं, वो वृहद अणु हो, जैसे mRNA हो गया, mRNA यहाँ बन रहा है, या RNA बन रहा है, या जो tRNA बन रहा है, ये केवल और केवल इन्हें जो NPC होते हैं, इन NPC से ही गमन करते हैं। छोटे अणु तो क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली, जो बाकी के केंद्र का आवरण है, वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि जो बड़े अणु होते हैं वो केवल NPC से ही गमन कर सकते हैं। और लास्ट में लेते हैं हम इसका जो चौथा पोर्शन है, जिसको हम कह रहे हैं फाइब्रस लेमिला। फाइब्रस लेमिला, देखो फाइब्रस लेमिला, ये फाइब्रस का मतलब है तंतुमय, और लेमिला का मतलब वह एक आवरण है। इसका एक नाम और है, इसको हम न्यूक्लियर कोर्टेक्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर कोर्टेक्स, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक, और कोर्टेक्स का मतलब हो गया बाह्य कोई संरचना। तो जो हमारी दोनों झिल्लियाँ होती है केंद्र की, उन दोनों झिल्लियों के जो आंतरिक झिल्ली होती है, उस आंतरिक झिल्ली में जगह जगह सतत रूप से या खंडित रूप से, जहाँ पर छिद्र होगा वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, तो इस तरह से रेशेदार एक प्रोटीन पाई जाएगा। ये इस तरह से आवरण पाई जाएगा, जिसको हम कहेंगे फाइब्रस लेमिला। ये क्या करेगी? जो आंतरिक झिल्ली होगी उसको सपोर्ट करेगी, उसको आधार प्रदान करेगी, उसको मजबूती देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक की आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह पर आंतरिक झिल्ली की भी आंतरिक सतह पर, देखो ये अंदर की तरफ जो द्रव है ना, केंद्रक द्रव भरा उसकी तरफ, तो आंतरिक सतह पर एक, जिसको हम कहेंगे तंतुमय कह दो या रेशेदार कह दो, रेशेदार पदार्थ। और ये पदार्थ किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन से बनी। तो तंतुमय रेशेदार पदार्थ की बनी एक परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फाइब्रस लेमिला, या हम इसको न्यूक्लियर कोर्टेक्स कहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें जैसे केंद्रक द्रव्य से बाहर की तरफ है, तो इसलिए इसको कोर्टेक्स हम कह दिया, या फाइब्रस लेमिला इसको कहते हैं। देखो, ये सतत रूप से भी हो सकती है या खंडित रूप से भी हो सकती है। यह परत सतत रूप से या खंडित रूप में पाई जाती है, या तो इस तरह से रहेगी, या जगह जगह से इस तरह से खंडित रूप में भी ये पाई जा सकती है। इसका काम क्या है? कार्य क्या है इसका? कार्य, इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि ये जो आंतरिक, ये क्या करती है? ये आंतरिक जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को आधार या सहारा, इसको हम कहेंगे सपोर्ट प्रदान करती है। तो इसका मुख्य काम ये हुआ है कि ये
सपोर्ट प्रदान करेगी। धीरे धीरे ये भी जैसे कोशिका विभाजन होगा तो धीरे धीरे जैसे केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी तो ये भी विलुप्त हो जाएगी, और लास्ट में जब केंद्रक झिल्ली वापस बनेगी टेलोफेज अवस्था में तो ये पुनः उसी के साथ वापस धीरे धीरे बनती जाएगी, वापस दिखाई देने लग जाएगी। और अब दूसरा केंद्र का, ये तो हमने केंद्र का आवरण पढ़ा है। अब केंद्र का जो दूसरा भाग है वो पढ़ लेते हैं हम, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जिसको हमने कह रहे हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह रहे हैं इसको, न्यूक्लियर शेप भी कहा हमने, क्या कहा, न्यूक्लियर शेप, या हमने इसको कहा न्यूक्लियोलिम्फ भी हमने इसको कहा है। तो देखो केंद्र के अंदर, जो केंद्र होता है उसके अंदर ये अंदर की तरफ बिल्कुल एक पारदर्शी, केंद्र के अंदर क्या होगा, एक पारदर्शी, एक अर्ध तरल सेमी सॉलिड, कुछ कणिकीय होगा, समांगी होगा, और स्वच्छ कोलाइडी पदार्थ, स्वच्छ कोलाइडी पदार्थ, कोलाइडी मतलब जिसमें कई तरह के कण निलंबित उसमें घुले हुए रहेंगे पदार्थ पाया जाता है। पारदर्शी होगा, अर्धतरल कणिका में होगा, उसमें कई तरह के कण पाए जाएंगे, उसमें समांगी होगा और वो कोलाइडी पदार्थ की तरह का रहेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कह देंगे, या इसको केंद्रक रस भी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर शेप कह रहे हैं इसको हम। इसमें देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें डीएनए होता है जो क्रोमेटिन जाल के रूप में पड़ा हुआ है। बहुत सारी इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन में भी देखो एक तो स्टोन होती है, और स्टोन और वह नॉन स्टोन प्रोटीन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है दोनों, जो डीएनए बनाने, अपने गुणसूत्र बनाने के काम आएगी। इसके अलावा आरएनए पाए जाते हैं, इसके अंदर वसाएं लिपिड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम में भी देखो एक तो डीएनए पॉलीमरेज रहेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज रहता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कई तरह के राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम। तो ये इसमें कई तरह के एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका आदि संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। देखो अब ये कार्य क्या करता है केंद्रक द्रव्य, ये कार्य, ये एक तो केंद्र के जितनी भी अपनी जो जैविक अभिक्रियाएं चलती है उनके लिए आधार प्रदान करता है। जैसे एक तो जैसे पुनरावर्तीकरण, पुनरावर्ती, और एक अनुलेखन होता है। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए जब बनता है उस प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। और नए डीएनए बनने की क्रिया, डीएनए जब अपनी फोटोकॉपी बनाता है, अपने समान नए डीएनए बनाता है, उस प्रक्रिया को पुनरावर्ती कहते हैं। और जब डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है तो हम उसको अनुलेखन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया ही सारी केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। और कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर ऐसी प्रोटीनें पाई जाती है जो तर्कु तंतुओं का निर्माण भी कर सकती है, तर्कु तंतुओं का निर्माण भी कर सकती है। क्योंकि जैसे उच्च वर्ग के पौधों के अंदर तारकाएं नहीं पाए जाते, तो इस स्थिति के अंदर वहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण भी केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित प्रोटीनों के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक द्रव्य होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, ये पदार्थ होते हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे केंद्रिका, और जो क्रोमेटिन पदार्थ बच गए उसके बारे में अपन लेते हैं। तो अभी जिन विद्यार्थियों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उस पर आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।